हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा फिजिक्स 9th क्लास की क्लास है। और मैं इससे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स का डेफिनेशंस, बैलेंस अनबैलेंस एंड चैप्टर नंबर 1 मोशन का वीडियो बना रखा है अपने प्लेलिस्ट में। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर वो पुराना वाला वीडियो देखिए और उसके बाद यह देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और बहुत सारे सिलेबस का लगातार कंटिन्यू वे में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, बहुत सारे क्लास का। तब तक आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, लगातार इस चैनल पर बने रहें। और यहाँ मैं आप लोग को अगले टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 2 का है लॉ और मोशन के बारे में जो था। और इसमें मैं सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ चुका था और जहां से मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से मुझे डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। ठीक है गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट की न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ समझने से पहले मुझे एक डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उस डेफिनेशन को समझता हूँ। वह डेफिनेशन क्या है, वह टर्म क्या है? वह टर्म है मोमेंटम। अब मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली, पहले मुझे मोमेंटम समझना पड़ेगा। रियलिटी पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। अगर आप मोमेंटम नहीं समझे अच्छे से तो आप न्यूटन सेकंड लॉ कभी नहीं समझ पाइएगा। सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। और रियली मोमेंटम समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 की जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं अभी मोमेंटम यूज करूंगा वेलोसिटी वर्ड। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, इसको जानने के लिए आप पीछे वाले वीडियो जाकर देखिए। लगातार मैं सीरीज वाइज लेक्चर 1, 2 करके आपको वीडियो अपलोड किया हूं और लगातार सीरीज वाइज टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मेरे प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिलेगा, लिखा होगा क्लास 9th फिजिक्स सीबीएसई करके लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब आते स्टार्ट करते मोमेंटम क्या होता है। चलो मोमेंटम समझने से पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखता हूं। मान लो यह रास्ता था, पाथ था और इस पर कोई एक बॉडी था एम मास कितना इस बॉडी का m kg। और यह बॉडी मूव कर रहा है कोई भी वेलोसिटी, मान लो v मान लेते हैं, वेलोसिटी जनरली हम लोग v मानते हैं। तो इस बॉडी जो मूवमेंट कर रहा है ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। और ईच बॉडी यू नो अबाउट द मास, जितने भी बॉडी होते हैं सबके पास मास होता है। याद करो केमिस्ट्री क्लास में मैं ही आपको पढ़ाया हूँ, केमिस्ट्री क्लास चैप्टर नंबर 1 में मैटर मतलब बॉडी मतलब सबस्टेंस, एनीथिंग, सबके पास क्या होता है? मास होता है। तो जो प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम को क्या करता है? पी से डिनोट करता है, यानी एक न्यूमेरिकल टर्म है ओनली। बट क्या आता है मैं बताऊंगा इसमें। मोमेंटम क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। अब बताओ, रुका हुआ बॉडी में वेलोसिटी नहीं आएगा, मूविंग बॉडी में आएगा। तो बोल सकते हो मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, and momentum is denoted by p, so the formula become the mass into velocity, that means the p is equal to mv. ओके, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइए कि अ बॉडी इन द रेस्ट, तो क्या है? बॉडी का मास है, लेकिन उसका मोमेंटम कितना होगा कोई पूछेगा तो बताओ, कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है, कौन सा पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में, तो बॉडी रेस्ट में तो मतलब वेलोसिटी इसका 0 होगा। और बताओ मोमेंटम और मास m है, तो मोमेंटम निकालेंगे क्या करेंगे? m इंटू 0 करेंगे और m इंटू 0 बिकम द 0, यानी उस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन रेस्ट, यू से द 0, व्हाई इज इट्स 0? बिकॉज इट्स वेलोसिटी 0। तो हाउ? तो you say that the momentum is the product of mass and velocity, so velocity into mass, that means 0 into m become the 0 result, then I say that the momentum is 0 of the rest body. ओके, और अब बात करते हैं मोमेंटम का कुछ और डिटेल्स। या इसका यूनिट क्या होगा? सर यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट आप क्या करें, फॉर्मूला से बनाए अपने खुद से। याद करो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड, यानी kg मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अदर यूनिट भी हो सकते हैं, kg की जगह आप ग्राम डाल दे और सेंटीमीटर पर सेकंड निकाल दे तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट हो जाएगा किसका? यह मोमेंटम का। फिर से मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर ये गाड़ी का डायरेक्शन, ये बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज आई से हियर व्हाट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैव द मास एंड सॉरी इट हैव द वेलोसिटी एंड डायरेक्शंस। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। बस
अब देखो आते हैं जो लिखा हुआ रिटर्न पे पढ़ लेते हैं कुछ। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन वेलोसिटी, p इज इक्वल टू एम बी, एंड हियर m बराबर मास, p बराबर मोमेंटम, v बराबर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। लुक हियर, एंड ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था kg मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। अब मोमेंटम इज डायरेक्टली, अब लुक हियर क्या निकल रहा है फॉर्मूला से, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब बताओ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ मास का और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। जैसे मान लो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दैट मींस व्हेन द x इंक्रीज देन आल्सो y इंक्रीज, व्हेन द x डिक्रीज देन द y आल्सो डिक्रीज। मतलब एक बढ़े तो दूसरा ही बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। बट x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाएगा, y बाई में आ जाएगा तो इनवर्सली हो जाएगा। x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मतलब x इंक्रीज देन y डिक्रीज, देन x डिक्रीज देन y इंक्रीज। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, इसको इनवर्सली रिलेशन बोलते हैं। तो लुक हियर, तो मोमेंटम में क्या होता है, मास के डायरेक्टली होता है और साथ में वेलोसिटी के डायरेक्टली होता है। लेकिन मान लो यह एक व्हीकल्स है और ये भी एक व्हीकल्स है, दोनों का मास सेम, इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम। ये क्या करता है 10 मीटर पर सेकंड से चलता है और ये चलता है 20 मीटर पर सेकंड, सेम मास है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा कम होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा कम होगा। और उल्टा कर देते हैं, मास ज्यादा है और मास कम है तो ज्यादा मास का मोमेंटम ज्यादा होगा, कम मास का मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी ट्रक में मोमेंटम ज्यादा होगा रिक्शा के अकॉर्डिंग, ठेला के अकॉर्डिंग, एक स्मॉल कार के अकॉर्डिंग। ट्रेन में ट्रक से भी ज्यादा मोमेंटम होगा क्योंकि मास ज्यादा है और वहां पर वेलोसिटी कॉमन कर दे। तो हमेशा अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ p डिपेंड कर रहा है mv पे, तो यानी m की बात करेंगे तो v कांस्टेंट और v की बात करेंगे तो m कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो याद देखो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ठीक है ना, लिखा हुआ है मास, ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा हुआ है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ पढ़ो यहाँ पर, इफ द बॉडी एट रेस्ट देन वेलोसिटी जीरो देन द मोमेंटम जीरो बताए थे। अब आते हैं एवरी मूविंग बॉडी पोजेस द मोमेंटम। क्यों, कोई बॉडी है, जितने भी घूमने वाला बॉडी है, जितने भी मोशन में बॉडी है, जितने भी मोशन हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी बॉडी हो, एकदम बड़ा हो एकदम छोटा हो एकदम बड़ा बॉडी हो, कोई भी साइज का बॉडी हो, हर एक मूविंग बॉडी के पास मोमेंटम है। कहिए कैसे सर, बॉडी है, मैटर है तो मास तो फिक्स है, 100% गारंटी है बॉडी हैव द मास, बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मैटर हैविंग द मास। लेकिन अब मूविंग बॉडी और मूव कर रहा है मतलब वेलोसिटी होगा, तो जितने भी मूविंग बॉडी है सबके पास मोमेंटम है। हाँ, अलग बात है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा, किसी के पास मीडियम, बट है तो है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, एवरी मूविंग बॉडी हैव द मोमेंटम बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी, और एवरी मूविंग बॉडी हैव द मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो आई होप ये समझे होंगे। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मोमेंटम का, क्या होता है मोमेंटम का एग्जांपल्स। जैसे मोमेंटम का एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इसमें इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं तब एग्जांपल पे आएंगे। यहाँ देखो क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द मैन ऑफ मास। मोमेंटम के लिए दो चीज चाहिए, मास और वेलोसिटी। एक मैन का मोमेंटम कितना होगा, इस मैन का मास दिया हुआ है 25 kg, ऐसा ही में कोई दिक्कत नहीं चेंज करेंगे। वर्क्स विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या करना है, v दिया हुआ है, m दिया हुआ, बनाने का न्यूमेरिकल शब्द है गिवन दैट m इज इक्वल टू 75 kg, एकदम बनाने का यही तरीका होता है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो लिखना मोमेंटम इज इक्वल टू वी नो दैट मास इनटू वेलोसिटी। देखो ये भी एसआई में, ये भी एसआई में, तो क्या करना है 75 इंटू 2 कर देंगे, आ जाएगा 150 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये क्या था मोमेंटम निकालने के बॉडी का, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे इसके बाद। और अब कहिए सर आपने ये अभी जस्ट बोले, आप एग्जांपल देते हैं, घबराओ मत, मैं एग्जांपल ये समझाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ सेकेंड लॉ समझा लेता पहले। क्यों, क्योंकि एग्जांपल मोमेंटम का जो है ना सेकेंड लॉ समझने के बाद ज्यादा बेटर से समझ आएगा। इसलिए आप तत्काल इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं। इसको समझने के लिए और मैं कुछ वर्ड को समझाता हूँ आपको। चलो आते हैं बैक पेज पे थोड़ा सा, चलो यहाँ स्पेस से देखते हैं, देखो यहाँ पर। अब चलो देखते हैं क्या है इसमें, फिर से वही काम करते हैं, समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। मान लो बॉडी का मास क्या है, m है, और यह इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। कुछ इसे फोर्स लगाइए आप, फोर्स लगाए
तो पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 1। क्यों? फोर्स जब बॉडी पर अप्लाइड करते हैं उसको वेलोसिटी में चेंजिंग आता है। अब फोर्स लगाते तो बढ़ेगा ही ना, तो बॉडी का वेलोसिटी मास तो एम ही रहेगा, फोर्स लगाने से मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होगा? v। कोई दिक्कत? मतलब व्हेन यू अप्लाई दिस फोर्स F ऑन दिस बॉडी देन इट्स वेलोसिटी बिकम u टू v। वेलोसिटी क्या होगा? u से v हो गया। अब बताइए वेलोसिटी में चेंजिंग आया, तो बताओ मोमेंटम आप बताओ यहाँ पर कितना है? p को डिनोट करते और इनिशियल मोमेंटम i लिख देते, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। बताओ तो बोलेगा तो सर mu होगा, कि यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा? mu, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी यहाँ u है। अब बताओ थोड़ी देर बाद यहाँ फाइनल मोमेंटम कितना आया? फाइनल मोमेंटम तो बोलिए सर m भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम को p लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करिएगा सर? बोलिएगा सर फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल से इनिशियल जाता है, याद करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द चेंजिंग डिफरेंस या एनीथिंग डिफरेंस, नॉट ओनली चेंजिंग की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा डजंट मैटर। तो यहां अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा तो आप निकालिएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब एम भी माइनस एम यू। और बताओ इसमें आप देख सकते हैं इसमें एम कॉमन है, एम कॉमन है तो आप लिख सकते हैं एम कॉमन लेके भी माइनस यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम सिंबॉलिक डेल पी लिखते हैं, डेल्टा जो साइन होता है डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये कैपिटल डेल्टा, एक स्मॉल डेल्टा ऐसे होता है, स्मॉल डेल्टा 8 लिखेंगे आधा पर छोड़ देंगे, स्मॉल डेल्टा। ये डेल्टा चेंज को डिनोट करता है, पी मतलब मोमेंटम, जैसे मैं डेल एफ लिखता हूँ। चेंज इन फोर्स की बात करेंगे डेल एस लिखता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मोमेंटम का चेंज अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया? फिर से मैं लिख देता हूँ, डेल पी का मतलब क्या हो गया? एम कॉमन लिए थे और भी माइनस यू आया था, मतलब ये क्या था? चेंज इन मोमेंटम था, वो तो निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखते हैं, रेट ऑफ डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम का रेट। और आपको पता होना चाहिए रेट कैसे निकालते हैं, डेल पी का टाइम से डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा, याद करो। रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। कंटिन्यू आप मेरे क्लास के साथ बने रहे, गारंटी लेता हूं कि आपको 9th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन लगातार आप शुरू से वीडियो देखेगा, नहीं देखे तो पक्का वहां जाकर देखें, नोट डाउन करें, और लगातार कुछ दिन की बात है, कुछ वीडियो लगभग 1 मंथ क्लास कर लीजिएगा, टोटल वीडियो खत्म हो जाएगा, पर डे 1 आवर पढ़ लीजिएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब बट्टा में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा? टाइम। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉडी के मोमेंटम में चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली होगा डेल पी बाई टी, मतलब मोमेंटम में चेंज के नहीं बोल देना, बोलना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इट इज कॉल्ड द न्यूटन सेकेंड लॉ। ये डिफिनेशन निकल गया। मोमेंटम पर आए, मोमेंटम में चेंज निकाल ले और रेट ऑफ चेंज निकाले, रेट ऑफ चेंज मतलब बाई में टाइम। तो क्या होता है? ये डिफिनेशन है। व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ? तो बोलना पड़ेगा द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एंड उस बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्टली होगा। मतलब निकल गया कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई टी, और आपको पता होगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और डेल पी का वैल्यू अभी निकाले थे भी माइनस u बाई टी, और आपको पता होगा u माइनस भी बाई टी को क्या बोलते हैं? आपको पता होगा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा a, और सॉरी इक्वल टू भी नहीं होगा फिलहाल। अब क्या होगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, मतलब ये जो साइन है ना ये वाला हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, मान लो तो कांस्टेंट क्या होगा? k, तो क्या हो जाएगा? m a, और साइंटिस्ट लोग ने k का वैल्यू प्रूफ किया हुआ है 1 प्रैक्टिकली, तो f इक्वल टू क्या हो गया? एम ए। और याद करो जैसे ही मैंने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में फोर्स पढ़ाए थे तब बोले थे फॉर्मूला बताएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आज मैंने प्रूफ कर लिया, जो कितना आसान प्रूफ है। अब ऐसे ही प्रूफ करना, गोल गोल बॉडी बना देना, जैसे मैंने बनाया था, एम लिख देना, यू लिख देना, बी लिख देना, डेल पी निकाल देना, डेल पी टी निकाल देना, और बोल देना अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ डायरेक्टली करते करते लास्ट में के आएगा, के का वैल्यू 1 डाल देंगे तो प्रूफ हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स निकालना है तो बॉडी का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, बॉडी का मास पता होना चाहिए, यू कैलकुलेट द फोर्स। अब बात करते हैं इसमें फोर्स का यूनिट की बात करेंगे। अब बात करेंगे जैसे मैंने आपको न्यूटन बताया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके,
अब आते हैं यूनिट की बात करते हैं। लो यार, चलो यूनिट की बात करते हैं। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आया था मोमेंटम में केजी मीटर पर सेकेंड था वहां पर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते थे 1 न्यूटन। इसी को 1 न्यूटन बोलते हैं क्योंकि सर आइजैक न्यूटन जो थे वो ज्यादा डिस्क्राइब किए, इसके लिए सम्मान में उनको न्यूटन बोला जाता है इस यूनिट को। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। कितना होगा? 1 न्यूटन। किसके बराबर होता है वो? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब आते हैं इसका अदर यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब मैंने जस्ट बताया था, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मास का ग्राम हो जाएगा, केजी का क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकेंड तो कॉमन रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं DYNE, डाइन। क्या होता है? डाइन। अब हम लोग बात करेंगे, ये डाइन हुआ, सीजीएस यूनिट पूछेगा फोर्स का तो बोलना डाइन, एसआई यूनिट पूछेगा फोर्स का तो बोलना न्यूटन। अब आते हैं हम लोग न्यूटन और डाइन के बीच का रिलेशन देखते हैं। कैसे होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो रिलेशन हुआ कि नहीं? एक में चेंज करेंगे, यहाँ भी ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स का यूनिट है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चेंज करने के लिए। तो हम लोग रिलेशन को प्रूव करते हैं, तो आराम से, बहुत आसान है। चलो प्रूव करके दिखाते हैं वो क्या होता है रिलेशन। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है आपको पता चाहिए? एसआई यूनिट ऑफ द क्या है? फोर्स। अब क्या करते हैं? केजी को लिखते हैं ग्राम, तो ग्राम के लिखने आपको 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, और पर सेकंड स्क्वायर रहने दो क्योंकि सीजीएस में सेकंड ही होता है। तब देखो क्या हुआ, 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां देखते रहना तुम लोग, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या इसको मैं 10 के पावर 5 लिख सकता हूं? क्योंकि 5 जीरो है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लुक हियर गाइज, आ चुका है रिलेशंस। ये था 1, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूटन, 1 न्यूटन। इसको बोलते हैं 10 के पावर 5 है, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डाइन बोलते हैं। यानी क्लियर हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन का होता है। यानी अगर न्यूटन का दिया हुआ तो डाइन में लेना होगा, 10 के पावर 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 के पावर 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या आते हैं? मैंने तो पढ़ा दिया, मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, देख लो। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना, बहुत आसान है टॉपिक। मैं आप लोग को प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं आप लोग को बता रहा हूं सेशन, नोट्स बहुत ही जरूरी है आपके पढ़ाई के लिए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, और क्या आता है डेफिनेशन देखेंगे। मैंने बता चुका हूं वैसे मैं, क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना? यहीं पे हो जाएगा, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच द फोर्स इज एक्ट। और वहां चलेगा बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा तो बॉडी किधर चलेगा? इधर चलेगा। यानी आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं अप्लाइड फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आते हैं, पढ़ देते, मैं आप बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नहीं बोल देना चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बाई में टाइम आएगा। चलो मैंने फॉर्मूला फिर से प्रूव किया, वो देख लो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लुक यार, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऊपर आ गया, मतलब डेल पी ऊपर आ गया, और टेकन टाइम मतलब बटा में क्या आ गया? टाइम आ गया। तो मैं उसी के बारे में लिखा, फोर्स इक्वल टू एम भी माइनस एम यू। क्या करेंगे? इसके ऊपर फोटो बना देंगे, यहाँ पर फिगर बना देंगे। फिगर क्या बना देंगे? यहाँ पे एक बॉडी लिख देंगे, यहाँ यू, यहाँ बॉडी हो जाएगा भी, ये सॉरी भी हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा एम, यहाँ भी मास हो जाएगा एम, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। और टाइम लिख देंगे यहाँ पर टी, एक्सेलरेशन लिख देंगे ए, बाकी सब एक्सप्लेन कर देंगे ना, ये बेसिक चीजें। चलो एम कॉमन ले लेते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया? कॉमन। कॉमन क्या आ गया? के आ गया, सॉरी कॉमन एक कांस्टेंट के आ गया। एम कॉमन लेने तो ये आ जाएगा। और आपको पता है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग ये एक्सेलरेशन होता है, तो फॉर्मूला आ जाएगा। आपको पता है बट v माइनस यू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी विद द टाइम चेंज इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखो कितना क्लियर से लिखा हुआ नोट्स, अच्छी तरह नोट्स बना हुआ है ये। अब आते हैं सो इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे और निकल जाएगा F इक्वल टू एम ए। याद कैसे रखेंगे F इक्वल टू एम ए? मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। फादर इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ, याद हो जाएगा। तो निकल चुका है फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स निकालना आपको मास चाहिए, और क्या चाहिए आपको? एक्सेलरेशन चाहिए। यानी फोर्स के लिए मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। और सिंपल आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लो एक ट्रक है और एक कार है, दोनों में एक्सेलरेशन लाना है, सेम एक्सेलरेशन, तो किस में ज्यादा फोर्स लगाया तुम लोग?
ट्रक पर लगाएगा। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है। तो यहां से बोल सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ से मास के पता चला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए बॉडी में, मतलब ज्यादा स्पीड चलाना है बॉडी, तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मोटा बॉडी होगा, हेवी बॉडी होगा, तो फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ। और याद करो, यानी पता चल गया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड द एक्सेलरेशन। और आपको पता होगा, मैंने बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है, कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव अस अ मेथड ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स यानी कैलकुलेशन को बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ, डेफिनेशन को बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये था इसके बारे में। और देखो कैसे यहाँ पर मैंने ये रिलेशंस निकाला हूँ, एफ इक्वल टू ए में, तो ए निकल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। अब बताओ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बता दें, ठीक है चलो, जितना ज्यादा बॉडी में फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ये तो क्लियर है। डायरेक्टली का मतलब वही बताया कि एक बढ़े तो दूसरा भी क्या हो, बढ़े। तो अगर बॉडी पर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉडी पर फोर्स कम लग रहा है तो बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पर। अगर बॉडी पर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉडी पर फोर्स कम लग रहा है तो बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन चलो फिर से एग्जांपल देते हैं। मान लो एक ट्रक है, ठीक है, क्या है, एक ट्रक है, और ट्रक का मास ज्यादा होता है, और एक क्या है, एक छोटा सा कोई बॉडी कार ले लेते हैं, कार का मास क्या होता है, कम होता है। ओके, कार का मास क्या होता है, कम होता है। अब बताइए, आप ही बताइए, एक्सेलरेशन किस में कम होगा और किस में ज्यादा होगा, और ज्यादा फोर्स, सेम फोर्स लगाते हैं तो ट्रक में एक्सेलरेशन कम होगा, और उसी के रिस्पेक्ट में उस कार में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मास कम है। समझ, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक बड़ा सा स्टोन आप फेंकिए और एक छोटा सा स्टोन फेंकिए, बट सेम फोर्स से फेंकना, आप उसको प्रोजेक्ट करना सेम फोर्स से करना। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यू अप्लाइड ऑन द स्टोन, ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यू अप्लाइड ऑन द फोर्स or applied on the stone, and both stone, one is the bigger stone और another is a small stone। आपको पता होगा, सर बोलिएगा, सर छोटा वाला में वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और बड़ा वाला में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली होता है एक्सेलरेशन का। तो वही टॉपिक मैंने यहां से क्लियर किया। कोई बोलेगा तब क्लियर कर सकते हैं। केवल द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इसका मतलब क्या हुआ, मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है मास का। अब देखो क्या है, अब आते हैं हम लोग 1 न्यूटन का डिफिनेशन देखते हैं। 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, यानी 1 न्यूटन आंसर क्या आएगा, चलो हम बताते हैं आपको। एम ए, अगर मान लो मास 1 kg हो जाए, एक्सेलरेशन 1 हो जाती है, 1 न्यूटन आएगा आंसर। कैसे, तो देखो बना के दिखाते हैं। एफ इक्वल टू 1 kg और इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोले 1 kg, तो आंसर क्या जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए न्यूटन बोलते कि नहीं, तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का डिफिनेशन क्या होगा, कोई पूछेगा 1 न्यूटन को डिफाइन करो, 1 न्यूटन को क्या करो, डिफाइन करो। मतलब क्या हुआ, क्या नहीं कि सर बोलिए, सर अगर 1 kg के बॉडी पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट करना है ना, तो जो फोर्स लगाएंगे वह फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। तो ये हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी ऑफ द मास 1 kg प्रोड्यूस अ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द 1 न्यूटन, उसको 1 न्यूटन बोलते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी मुझे ध्यान आया, कभी भी यूनिट लिखेंगे ना, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा तो फुल नेम स्मॉल लेटर से लिखाता है और सिंबॉलिक कैपिटल एन लिखेंगे। कहिए सर आप उल्टा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाया था कैपिटल राम नाम लिखा था कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, लेकिन वो इंग्लिश है। साइंस का रूल्स क्या बोलता है, साइंस का रूल्स ये बोलता है कि यूनिट्स इज द नेम ऑफ scientist, then you writes the full name by the small letters and the symbol by the capital letters। okay, न्यूटन कैपिटल जैसे पढ़ाऊंगा जूल, तो कैपिटल जे से डिनोट करूंगा, लिखूंगा स्मॉल जे से। जूल एनर्जी वर्क का क्या होता है, यूनिट होता है। आपको और पता होना चाहिए वाट, WATT लिखेंगे, पावर का यूनिट वाट छोटा वाला से, और डिनोट करेंगे कैपिटल वाला। तो यही है। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, वीडियो भी लॉन्ग नहीं हुआ, कुछ और पढ़ा लेते इसमें। एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, जैसे आपको पता होगा क्रिकेट कैचिंग, केस ऑफ द हाई जंपिंग, जंपिंग के देखेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। चलो 2 केस को देखते हैं। कराटा वाला भी अभी केस मैं बताऊंगा आपको, देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। चलो अब देखो यहाँ पर
सबसे पहला आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जांपल है। पहले मैं एग्जांपल किस चीज पर बेसिस होगा, किस सेंस पर उसको समझने की कोशिश करते हैं, किस सेंस पर बेसिस होगा, पहले उसको समझने की कोशिश करते हो। ओके, देखो क्या है, देखो यहाँ पर, अब आ जाओ, चलो अब आते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस बेसिस पे होगा। देखो फोर्स, फोर्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था डेल पी बाई टी, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब मान लो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाए, यानी देखो यहाँ पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया, टाइम भी उल्टा हो गया, मतलब टाइम अगर कम लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, ये चीज को समझो आप। अगर मैं क्रिकेट कैचर जैसे समझ आएगा, देखे होंगे आप लोग क्रिकेट जो बॉल कैच करते हैं, आप लोग खुद किए होंगे, तो आप अपने हैंड को बैक करते हैं, अपने हैंड को क्या करते हैं, बैक करते हैं, पीछे खींचते हैं। क्यों क्यों पीछे खींचते हैं, देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये बॉल आया यहाँ से और आपका हैंड यहीं पर कैच कर लिया, तो मान लो यहाँ 2 सेकंड लगा यहाँ पहुंचने में, और आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रोक दिया। बॉल क्या करते हैं, कैच करने पर आप ये स्टॉप, वेलोसिटी जीरो करते हैं, मतलब मोमेंटम जीरो कर देते हैं आप उसका। बॉल पकड़ लिया मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो मतलब क्या होगा, मोमेंटम जीरो हो गया। तो 2 सेकंड लगा, लेकिन ये बॉडी को क्या करते हैं, ये बॉल को आप पकड़े यहाँ पर नहीं, केवल टच करके हाथ से लाके और लास्ट यहाँ लाके आप हाथ पीछे किए, यहाँ रोकते हैं। तब बताओ ये यहाँ रुका 2 सेकंड में, तो यहाँ कंफर्म में रुकेगा 5 सेकंड में। यानी क्या हुआ कि आप जो मोमेंटम में चेंजिंग कर रहे हैं, आप मोमेंटम जीरो करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब व्हेन यू कैच द बॉल, व्हेन यू कैच द बॉल देन यू स्टॉप द बॉल, दैट मीन्स यू कन्वर्ट द मोमेंटम इक्वल टू जीरो। आप मोमेंटम जीरो करना चाहते हैं, और ये टाइम लैप्स यहाँ पर कम लग रहा था। यहाँ पर देख लो, अगर हम इनिशियली ऊपर ही पकड़ लेते बॉल को तो टाइम कम लगा, और यहाँ पाने पर टाइम क्या होता है, जीरो। मतलब यू टेक द मोर टाइम टू स्टॉप द बॉल, यू टेक द मोर टाइम टू स्टॉप द बॉल। अब बताओ ज्यादा समय लगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा। आपके हैंड पर बॉल का, आपके हैंड पे बॉल का फोर्स कम लगेगा, और आपको इंजरीज और हर्ट दर्द क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल जब पकड़ते हैं तो अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे करते हैं। पीछे करने से क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा। कैसा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, वो बॉल को रोकने में टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, मतलब उसको मोमेंटम को जीरो करने में टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा इसलिए कम फोर्स लगेगा, और कम फोर्स लगेगा तो इंजरीज और हर्ट, आपका हाथ क्या होगा, हैंड पर क्या होगा, हर्टनेस यानी दर्द क्या होगा, कम होगा। और आप क्या करेंगे, आसानी से बिना डिफिकल्टी के साथ आप क्या करेंगे, आप पकड़ सकते हैं किसी चीज को, बॉल को कैच कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर टॉपिक देख लो यहाँ पे। और क्रिकेट प्लेयर्स मूव्स हिज हैंड, अपने हाथ को पीछे करता है, हैंड बैक टू बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग ऑफ द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, बिकॉज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल टू जीरो, कितना कम करने के लिए जीरो तक, इज इंक्रीज, टाइम टेकन क्या होता है, बढ़ जाता है। सो हैंड एक्सर्ट ए स्मॉल फोर्स, इसलिए हाथ पर क्या करता है, कम फोर्स लगता है, और हैंड्स हैंड्स ऑफ द प्लेयर्स डू नॉट हर्ट या इंजरीज, उसका हाथ क्या होता है, हर्ट नहीं होता है और इंजरीज नहीं होता। ये था न्यूटन्स का एग्जांपल्स। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा पीछे वाला जो बताया था। चलो आते फिर से हाई जंपिंग का केस देखते हैं। आपको पता है जंप करते आते हैं, अगर आप दौड़ते दौड़ते आइए, जंप कीजिए अपने पक्का पे, जो आपका पक्का बना हो एकदम हार्ड, आपको बहुत चोट लगेगा। लेकिन आप दौड़ते दौड़ते आइए सैंड पे, आप सैंड मतलब बालू के ढेर पर क्या कीजिए, जंप कीजिए, आपको चोट कम लगेगा। क्यों, वही चीज फिर से हुआ। मान लो पक्का सॉलिड है, आपने जंप किया था, आपका मोमेंटम यहाँ जीरो हो गया, तो आप जल्दी आपका बॉल भी यहीं पे रुक गया। लेकिन अगर वो बालू है तो आपने जंप किया था, आपका बॉडी यहाँ नहीं रुकेगा, वो थोड़ा अंदर आपका पैर चल जाता है, पैर थोड़ा अंदर पेंट्रेट कर जाता है, अंदर ड्रॉप कर जाता है, अंदर डीप में चला जाता है, तब यहाँ रुकता है। अब बताओ यहां से यहाँ रुकने में लगा 2 सेकेंड, मान लो 2 सेकंड एक्चुअली नहीं लगेगा, और पक्का यहां से आने में 4 सेकंड लगेगा। तो क्या हुआ, यानी इस केस में जब आपने बालू पर कूदा, बालू पर, हिप पर, ये पर आप जंप किया, तो आपका मोमेंटम को चेंज करने में, मोमेंटम को जीरो करने में आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, हॉट कम होगा, आपके पैर पे चोट कम लगेगा। तो वही तो है यहाँ पे, मतलब हाई जंपर ऑलवेज जंप्ड ऑन द आइदर कशंस, गद्दा और द हिप ऑफ द सैंड बिकॉज व्हेन इट जंप्ड ग्राउंड। और कैसे करता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देख लो। देन हिज मोमेंटम विल बी रिड्यूस टू द जीरो एंड टेक्स द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्या लगता है, मोमेंटम जीरो करने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इसलिए फोर्स क्या लगता है, लेस लगता है, कम लगता है। इसलिए एथलीट, कूदने वाला पर या आदमी पर डज नॉट गेट द हॉट, उसको चोट लगता नहीं है।
तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ का दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। मैं और एग्जांपल देता हूँ। अभी जब मैंने बताया था आपको, अगर कोई चीज जोर से कोई चीज तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आप धीरे से तोड़ने की कुछ नहीं करो, लेकिन इसको झटका से तोड़ते टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम स्पीडली सडनली करने पर क्या होता है, आपका टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, और टाइम ड्यूरेशन कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगा, फोर्स ज्यादा लगा तो जल्दी टूट गया। तो यही होता है न्यूटन से सेकेंड लॉ का क्या है, एग्जांपल्स है। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या एग्जांपल्स। और उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए पे बनने वाले न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे फोर्स निकालने के लिए। आप लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सभी न्यूमेरिकल समझ आएगा। 6 न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पर, और 7 बहुत सारे न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। मैं इस न्यूमेरिकल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तब मैं पढ़ूंगा न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत आसान लॉ है। न्यूमेरिकल्स और न्यूटन थर्ड लॉ के साथ में पढ़ूंगा इसमें, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और देन हम लोग मोमेंटम के बाद पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंजर्वेशन मोमेंटम के बाद कुछ एग्जांपल करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और देन इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, देख लो इम्पल्स डिफरेंस पढ़ा के तब आ जाएगा आपका थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन। सभी का नोट्स मैं आपको अप्लाई दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखना, और बहुत ही अच्छा से नोट्स बनाया गया हुआ है। आप कोई भी बुक पढ़े 9th क्लास का, सभी में आपको ये कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए लगातार वीडियो, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। You make